Hello curious minds, myself Professor Kun Joshi and this is our channel Kun Joshi Biology. We are going forward with the chapter Human Health and Diseases. This is the part 2 of the same chapter. If you have not viewed the earlier part, check out the link given in the description. Let's go with this chapter. नेक्स्ट हमारी डिजीज है मलेरिया. बिफोर वी टॉक अबाउट मलेरिया, उससे पहले हम एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में पूछा था. मैंने आपसे पूछा था कि व्हाई डज अ डॉक्टर गिव यू एंटीबायोटिक. डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक क्यों देता है अगर हमें वायरल डिजीज होती है तो. ओके, हमें राइनो वायरस वायरल फीवर हुआ है बट डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक देता है. इसका रीजन पूछा था. ओके, द रीजन फॉर दैट इज जब भी हमें कोई वायरल डिजीज होती है, आई रिपीट, जब भी हमें कोई वायरल डिजीज होती है तब हमारा इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है. ओके, सपोज मुझे कोई वायरल डिजीज हुआ है जिससे मेरा इम्यून सिस्टम डाउन हो चुका है, तो मेरे आसपास जो अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया है, प्लीज ध्यान से सुनिए, अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया. ओके, ये अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये भी मुझ पे हमला करते हैं. अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, दे आर ऑलवेज देयर इन एंड अराउंड यू. ओके, बट ये हमको अफेक्ट नहीं करते या ये हमको इन्फेक्ट नहीं कर पाते बिकॉज हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग इनफ है इन बैक्टीरिया से लड़ने के लिए. बट व्हाट हैपेंस, जब भी हमें कोई वायरल डिजीज होती है तो हमारा इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है और ये सारे जो बैक्टीरिया है ये हमें आके अटैक करते हैं और हमें और बीमार कर सकते हैं. ओके, ऑलरेडी हमें वायरल डिजीज हुआ है, हमारा बॉडी वायरस के साथ लड़ रहा है, तो ये जो बैक्टीरिया है उनके साथ लड़ने के लिए हमारे बॉडी को इम्यूनिटी या हमारे बॉडी को जो स्ट्रेंथ मिलता है वो मिलता है ये दवाइयों से. ओके, द रीजन डॉक्टर गिव्स अस एंटीबायोटिक इन वायरल डिजीजेस इज बिकॉज ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन द ओवरऑल इम्यूनिटी गोज डाउन एंड as the overall immunity goes down, our body is more prone to being infected by opportunistic bacteria, and to fight against those opportunistic bacteria हमारा body एंटीबायोटिक्स की मदद लेता है. ओके, तो ये याद रखना है हमें कि एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करते हैं. और ऐसा भी बोलते हैं कि नॉर्मल फ्लू हुआ है, अगर आप घर के ही नुस्खे करोगे, काढ़ा पी लोगे या कुछ और चीजें कर लोगे, अगर वो सीवियर ना हो तो ऑब्वियसली तो वो ठीक हो जाता है अबाउट 3 to 7 days में, क्योंकि उतना टाइम हमारा बॉडी लेता है टू फाइट अगेंस्ट दोस ऑर्गेनिजम्स. ओके, तो ये तो हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर. अब आते हैं हम नेक्स्ट डिजीज पे, दैट इज मलेरिया. मलेरिया वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस डिजीज में से है. ओके, सबसे ज्यादा जो डेथ्स हुई है ओके पूरे वर्ल्ड में, उसमें मलेरिया काफी फेमस है डेथ्स के लिए. काफी ज्यादा लोग मरते हैं मलेरिया से ऑल ओवर द वर्ल्ड. ये प्रोटोजोवन डिजीज है. ठीक है, ये स्प्रेड होता है प्लाज्मोडियम से. प्लाज्मोडियम इज नथिंग बट प्रोटोजोआ. हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में पढ़ा है, मोनेरा, प्रोटिस्टा. ओके, उसमें प्रोटिस्टा में प्रोटोजोवन्स आते हैं, उसमें प्लाज्मोडियम होता है. प्लाज्मोडियम से ये डिजीज फैलता है. ओके, प्लाज्मोडियम से ये डिजीज कॉज होता है और ये डिजीज स्प्रेड होता है बाय मॉस्किटोज. मॉस्किटो में भी फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो. ये एनोफिलिस मॉस्किटो एक स्पेशल टाइप की मॉस्किटो होती है, हमेशा फीमेल से ही स्प्रेड होता है. क्यों? बिकॉज सिर्फ फीमेल है जो ह्यूमन ब्लड कंज्यूम करते हैं, बिकॉज दे नीड वार्मथ. जो ह्यूमन ब्लड में हीट होता है वो हीट की वजह से दे कैन गिव एग्स. तो ह्यूमन ब्लड का उनको जरूरत है, या इन जनरल कोई भी मैमेलियन ब्लड का जरूरत है. ठीक है, वो उनके बॉडी में ये प्लाज्मोडियम होता है. वो प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी में आधा लाइफ साइकिल पूरा करता है और वो मलेरिया के जो मस्कीटो है उसके अंदर अपना आधा लाइफ साइकिल पूरा करता है. लाइफ साइकिल भी हम कुछ ही देर में देखेंगे. तो प्लाज्मोडियम या ये प्रोटोजोआ से ये डिजीज होती है, उसको स्प्रेड करने के लिए यूज होता है फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो. ओके, अलग अलग टाइप के प्लाज्मोडियम है जिससे ये डिजीज कॉज होती है. वन इज प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओविल एंड प्लाज्मोडियम मलेरिये. ऐसे 4 अलग अलग स्पीशीज है प्लाज्मोडियम की जिससे मलेरिया हो सकता है. उसमें से जो ये प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम है, ठीक है, जिसको मैंने स्क्वायर डब्बे में डाला है, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम इज क्वाइट डेंजरस एंड इट कैन प्रूव फेटल. तो वो काफी डेंजरस होता है, काफी हानिकारक होता है, इससे डेथ भी हो सकती है. क्विकली देखते हैं कि किस तरह से लाइफ साइकिल होती है मलेरिया में. ये जस्ट एक फ्लो चार्ट है. ओके,
हम इसको आगे और डिस्कस करने वाले हैं, एग्जैक्टली देखने वाले हैं कि मस्कीटो में क्या होता है और ह्यूमंस में क्या होता है, किस तरह से मलेरिया फ्रॉम अ हेल्दी पर्सन, ओके, जिसको मस्कीटो ने बाइट किया है उसमें डिजीज आएगी और फिर वो इन्फेक्टेड पर्सन से कैसे दूसरे हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट होती है, वो यहां पर हम देखते हैं। प्लाज्मोडियम या जो स्पोरोजॉइड्स है, स्पोरोजॉइड्स इज द इन्फेक्टिव स्टेज। स्पोरोजॉइड्स को हम इन्फेक्टिव स्टेज भी बोलते हैं, ओके। द स्पोरोजॉइड इज कॉल्ड द इन्फेक्टिव स्टेज, इन्फेक्टिव स्टेज। स्पोरोजॉइड्स एंटर होते हैं ह्यूमन में, ओके, थ्रू मस्कीटो बाइट, और वहां से वो लिवर सेल्स में जाते हैं। लिवर सेल में वो मल्टीप्लाई होते हैं, वहां पर वो मल्टीप्लाई होके दे अटैक दी अदर आरबीसीज। जो अदर आरबीसीज, अदर दूसरे रेड ब्लड सेल्स है, उनको अटैक करते हैं। वो आरबीसीज रप्चर होते हैं, ओके। रप्चर होते हैं आरबीसीज, तभी एक कॉन्स्टिट्यूएंट या एक केमिकल रिलीज होता है, दैट इज हीमोजोइन। ये हीमोजोइन की वजह से ही टेम्परेचर बढ़ता है। जो क्लासिकल वेव ऑफ फीवर है कि पहले ठंडी लगता है, फिर गर्मी लगता है, पसीना आता है, वो जो क्लासिकल वेव होता है दैट इज बिकॉज ऑफ रप्चर ऑफ आरबीसीज, और हीमोजोइन वो कंपाउंड की वजह से वो क्लासिकल वेव का फिनोमिना आता है, ओके। फिर वहां से वो जो इन्फेक्टिव स्टेज है वो ब्लड में रिलीज हो चुका है, और ये फिर जैसे ही दूसरा मस्कीटो काटता है उसको, वो पर्सन को, फिर वो मस्कीटो के बॉडी में आ जाता है। मस्कीटो के बॉडी में उनके गट में जाके वो मल्टीप्लाई होता है और वो स्टोर होता है सलाइवरी ग्लैंड्स में, और फिर उनके सलाइवरी ग्लैंड से जब ये नेक्स्ट मस्कीटो किसी और पर्सन को काटेगा तो उसके बॉडी में प्लाज्मोडियम आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ स्पोरोजॉइड, ओके। तो ये उसका बेसिक साइकिल है। अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे कि एग्जैक्टली ह्यूमन होस्ट में क्या होता है, एग्जैक्टली मस्कीटो में क्या होता है, और इसके डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे। लेट्स सी मलेरिया का लाइफ साइकिल थोड़ा डिटेल में। हमने देखा कि मलेरिया का लाइफ साइकिल किस तरह से ह्यूमन होस्ट से, एक इन्फेक्टेड ह्यूमन से एक हेल्दी ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है, ओके। अभी हम देखते हैं मलेरियल पैरासाइट का एक्चुअल लाइफ साइकिल। अच्छा, इसके लाइफ साइकिल के 2 स्टेजेस है। पहला स्टेज कंप्लीट होता है ह्यूमन बॉडी में, जिसको हम एसेक्सुअल स्टेज बोलते हैं, ओके। हम लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं मलेरियल पैरासाइट का, तो वो जो प्लाज्मोडियम है हम उसकी बात कर रहे हैं, ओके। बहुत लोग ये इसको लाइफ साइकिल ऑफ मस्कीटो समझते हैं, ये नहीं है, मस्कीटो का लाइफ साइकिल नहीं है, ये उस प्रोटोजोआ का या उस प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल है जो हमको मलेरिया कॉज करता है। जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हो गया, ओवेल हो गया, फैल्सिपेरम हो गया, जो अलग अलग टाइप के प्लाज्मोडियम है जिससे मलेरिया होता है, वो मलेरियल पैरासाइट का हम लाइफ साइकिल देख रहे हैं। उसके 2 होस्ट होते हैं। पहला होस्ट है ह्यूमन बॉडी। हम ह्यूमन बॉडी से स्टार्ट करते हैं। देखो, इट इज अ साइकिल, तो हम कहीं से भी स्टार्ट करें हमको वापस वहीं पे एंड करना है। तो अगर हम मस्कीटो से स्टार्ट करते तो हमको मस्कीटो पे एंड करना है। यहां पर हमने ह्यूमन से स्टार्ट किया तो हम फिर से ह्यूमन पे ही एंड करेंगे। यहां पर ये वाले जो स्लाइड में आपको दिख रहा है, दिस इज द एसेक्सुअल स्टेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट इनसाइड अ ह्यूमन बॉडी, ओके। फर्स्टली द स्पोरोजॉइड्स आर इंजेक्टेड। मस्कीटो बाइट से स्पोरोजॉइड जैसे मैंने पहले भी बोला है, दे आर द इन्फेक्शियस बॉडीज या इन्फेक्शियस एजेंट्स, ओके। वो इंजेक्ट हो गए एक हेल्दी ह्यूमन में, फिर वहां से वो जाएंगे लिवर में थ्रू ब्लड से वो लिवर में जाएंगे। इनसाइड द लिवर दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ओके। 1/2, 2/4, 4/8, 16, 32 ऐसे बढ़ते जाएंगे और वो लिवर के सेल्स को रप्चर करेंगे, लिवर के सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे, ओके। और वहां से वो आएंगे ब्लड में, ओके। वहां से वो ब्लड में आएंगे। ब्लड में आने के बाद भी वो फिर से सेम इट रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली। जो काम उसने लिवर में किया, जो काम वो प्लाज्मोडियम ने लिवर में किया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, सेम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट कंटिन्यूज इन द आरबीसीज। और आरबीसीज को जब रप्चर कर देते, देखो पूरा लिवर रप्चर नहीं होगा, लिवर के सेल्स काफी बड़े होते हैं कंपेयर टू आरबीसीज। आरबीसीज आर वन ऑफ द स्मॉलेस्ट सेल्स ऑफ आवर बॉडी। क्या होता है ना, ये प्लाज्मोडियम इतने छोटे होते हैं कि ये आरबीसीज के भी अंदर चले जाते हैं, ओके। इसीलिए ये हमारे बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, बीट मैक्रोफेजेस, बीट जो एनगल्फिंग होता है, फैगोसाइटोसिस होता है, उससे बच जाता है बिकॉज ये आरबीसीज के अंदर छुप जाते हैं, ओके। आरबीसीज के अंदर छुप जाते हैं, इसीलिए हमारे बॉडी को एंटीजन नजर ही नहीं आता है, तो मैक्रोफेजेस आ ही नहीं सकते हैं, ओके। तो ये उस तरह से अपने आप को बचाते हैं बिकॉज उनका साइज बहुत छोटा होता है। ये आरबीसीज के अंदर जाते हैं, वहां पर वो एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं, इतना नंबर बढ़ जाता है कि फिर आरबीसी को बर्स्ट होना पड़ता है, आरबीसी को रप्चर होना पड़ता है। और जब आरबीसी रप्चर होता है तब वो रिलीज करता है हीमोजॉइन। ये जो हीमोजॉइन है, यही कंपाउंड के वजह से हीट वेव आता है, मतलब बुखार आता है, फिर सुबह बुखार शांत हो जाता है, बुखार आता है तब बहुत ठंडी लगती है, फिर जैसे बुखार शांत हो जाता है
तभी गर्मी लगती है, पसीना आ जाता है। तो व्हाट हैपेंस इन आवर बॉडी इज बिकॉज द रिलीज ऑफ होमोजोइन, हमारे बॉडी में एक मैकेनिज्म ट्रिगर होता है जिससे टेम्परेचर बढ़ जाता है। ओके, और वो टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हमको लगता है बुखार आया, हमको लगता है ठीक है थके हुए हैं तो बुखार आ गया है तो आराम कर लेंगे, ठीक हो जाएगा। हम आराम करते हैं, नेक्स्ट डे बुखार चला जाता है, हमको लगता है सब कुछ ठीक हो गया है। बट अगर ये बैक टू बैक हो रहा है विच मीन्स दिस इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल या क्लासिकल सिम्टम ऑफ मलेरिया। इसलिए मलेरिया जब भी होता है डॉक्टर यही पूछता है कि बुखार आ रहा है, कौन से टाइम पे आ रहा है, बुखार आने के बाद क्या हो रहा है, बुखार आ रहा जा रहा है, व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग, वो सारा डिटेल मांगता है। अगर वेव ऑफ फीवर है, मतलब बुखार आता है, टेम्परेचर बढ़ता है बॉडी का, फिर से बुखार चल जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है बॉडी का, ओके, और ये रेपिटेटिवली हो रहा है विच मीन्स दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मलेरिया। और वो बहुत डेंजरस है, आपको टेस्ट के लिए जाना पड़ेगा और फर्दर डायग्नोसिस के लिए आपको डॉक्टर से फॉलोअप लेना पड़ेंगे। ओके, तो हीमोजॉइन की वजह से रिलीज होता है, हीमोजॉइन जो रिलीज होता है उसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से फीवर आता है। ओके, और ये एक आरबीसी से दूसरे आरबीसी में आएगा, उससे और आरबीसी को क्रिएट करेगा। इस तरह से जब जब आरबीसी रप्चर होंगे तब तक बुखार बढ़ेगा। ओके, नए नए आरबीसी रप्चर होते रहेंगे होते रहेंगे होते रहेंगे, और जैसे ही ये स्टेज में ओके अगर हमको कोई मच्छर काटता है तो उसमें वो इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म चले जाएंगे। उसके अलावा वो आरबीसी में ना गैमेटोसाइट्स प्रोड्यूस करता है। गैमेटोसाइट आर गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल्स, आई रिपीट, गैमेटोसाइट्स आर गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल्स। ये आरबीसी है, आरबीसी के अंदर ये जो दिख रहा है आपको बीन शेप का, दैट इज द गैमेटोसाइट। उसमें डिवीजन होगा, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनेंगे। ये मेल और फीमेल गैमेट जाएंगे, ब्लड में रहेंगे, और फिर ये पर्सन को जिसके पास गैमेटोसाइट है उसके ब्लड में, वो पर्सन को जब कोई मलेरिया वाला वेक्टर या दैट इज फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो बाइट करती है, तब ये सारा वो ब्लड के साथ साथ ये गैमेट्स भी ले लेती है, और फिर अब हम साइकिल पढ़ेंगे मलेरिया का इनसाइड द बॉडी ऑफ मस्कीटो। ओके, वापस एक बार रिपीट कर देता हूं, स्पोरोजॉइट्स मतलब इन्फेक्शियस बॉडीज इंजेक्ट होंगे हेल्दी ह्यूमन में। ओके, इट विल रीच द लिवर थ्रू ब्लड, liver में it will reproduce asexually and it will break the liver cells. From the liver cells it will infect the RBCs. Inside the RBCs also they will reproduce asexually and they will release rupture the cells RBCs and they will release hemozoin. Hemozoin is a compound that increases the body temperature. Okay, it infects new and new RBCs as it progresses. Inside the RBCs they produce sexual stage or gametocytes. These gametocytes develop inside the RBCs and they produce male and female gamete. These gametocyte is taken up or sucked up by the mosquito, and from there the malaria parasite life cycle continues inside a mosquito body. जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, पहला स्टेज होता है ह्यूमन बॉडी में, दैट इज द एसेक्सुअल स्टेज। अब बात करते हैं सेक्सुअल स्टेज के बारे में। सेक्सुअल स्टेज होता है फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो में। ओके, मस्कीटो टेक्स अप द गैमेटोसाइट्स, ठीक है, गैमेटोसाइट्स को लेता है वो अपने बॉडी में, मेल और फीमेल गैमेट्स लेता है, और वो फर्टिलाइजेशन, मेल का स्पर्म और फीमेल एग, ओके, फर्टिलाइजेशन होता है इनटू द गट ऑफ मस्कीटो। स्पर्म और एग फ्यूज होते हैं मस्कीटो के गट में, और वहां पर वो डेवलप होते हैं, मैच्योर होते हैं। जैसे वो मैच्योर हो जाते हैं, बीच में बहुत सारे स्टेजेस है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन हमको नहीं दी गई है। मीरोजॉइड्स होते हैं, स्किज़ोन्स होते हैं, ओके, ऐसे अलग अलग स्टेजेस है, वो सारे ही डेवलपमेंटल स्टेजेस है ये प्रोटोजोआ के। फर्टिलाइजेशन होगा गट में, स्पर्म और एग फ्यूज होंगे, गैमेटोसाइट के जो मेल और फीमेल गैमेट मिले थे हमको, ठीक है, ये गैमेट्स प्रोड्यूस हुए थे ह्यूमन आरबीसी में, ठीक है, और वो ह्यूमन आरबीसी से मस्कीटो ने सक इन कर लिया था, तो उसके बॉडी में आ गए गैमेटोसाइट्स, उसके बॉडी में गैमेटोसाइट्स आ गए, उसके बॉडी में, उसके गट में, उसके इंटेस्टाइनल वाले पार्ट में स्पर्म और एग फ्यूज होंगे, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगा और डेवलपमेंट होगा ये पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म का। उसके बाद ये मैच्योर इन्फेक्टिव स्पोरोजॉइड्स बन गए, ये बनेंगे स्पोरोजॉइड। स्पोरोजॉइड हमने पहले भी पढ़ा था। ये स्पोरोजॉइड गट से एस्केप हो जाते हैं और वो सलाइवरी ग्लैंड्स में स्टोर होते हैं, ठीक है, वो सलाइवरी ग्लैंड्स में स्टोर होंगे। फिर जैसे ही मस्कीटो दूसरे किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करता है, ठीक है, तो वो अपना सलाइवा भी थोड़ा सा इंजेक्ट करता है, वही सलाइवा इंजेक्टेड सलाइवा से मस्कीटो से वो डिजीज आएगा फिर से, वो या वो जो प्रोटोजोआ है, ठीक है, जो इन्फेक्टिव स्पोरोजॉइट है, वो फिर से आएंगे ह्यूमन बॉडी में और फिर ये हेल्दी ह्यूमन को मलेरिया हो जाएगा। इस तरह से फीमेल
एनाफिलिस मस्कीटो में सेक्सुअल स्टेज होता है, गैमेटोसाइट्स आएंगे बॉडी में, उसके गट में एग और स्पर्म फ्यूज होंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, वहां पर मैच्योरेशन होगा, वहां से स्पोरोजॉइड जो मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज है स्पोरोजॉइड्स वो माइग्रेट करेंगे सलाइवरी ग्लैंड में, सलाइवरी ग्लैंड में ये स्पोरोजॉइड स्टोर होंगे। जैसे ये स्पोरोजॉइड स्टोर होते हैं और ये मस्कीटो दूसरे हेल्दी ह्यूमन को बाइट करता है, मस्कीटोस थोड़ा सलाइवा इंजेक्ट करते हैं, वही सलाइवा में स्पोरोजॉइड जो है हेल्दी ह्यूमन में इंजेक्ट हो जाएंगे और अब ये हेल्दी ह्यूमन को भी मलेरिया हो जाएगा। ओके, यही आपको दिया गया है, काफी इजी साइकिल है इसका। पहले आपको पूरा साइकिल पढ़ना है, फिर उसका एसेक्सुअल स्टेज पढ़ना है, या तो जो ह्यूमन में होता है वो पढ़ना है, फिर उसका सेक्सुअल स्टेज पढ़ना है, या जो मस्कीटो में हो रहा है वो पढ़ना है। ओके, इस तरह से आपको आंसर करना है। नेक्स्ट हमारी जो हम डिजीज पढ़ने वाले हैं दैट इज अमीबियासिस, जो होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से। काफी फैंसी नेम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। याद रखिए जब भी वर्ड आता है एंट, एंट का मतलब होता है एंटेरिक या इंटेस्टाइनल रिलेटेड। ठीक है, तो ये इंटेस्टाइन से रिलेटेड अमीबिक डिसऑर्डर है या अमीबा से होने वाली बीमारी है। इसमें डिसेंट्री होता है। ओके, डिसेंट्री क्या होता है? डिसेंट्री इज ऑल्सो लॉस ऑफ वाटर या म्यूकस टूल्स। ओके, जिस तरह से डायरिया में बहुत ही ज्यादा मोशंस होते हैं, बहुत ही ज्यादा बार फीकल मैटर बॉडी से निकलता है, बहुत ही ज्यादा बार बेसिकली पॉटी जाना पड़ता है। ओके, दैट इज डायरिया। उसमें वाटरी स्टूल्स होते हैं, उसमें जो लूज मोशंस होते हैं वो वाटरी होते हैं। डिसेंट्री में ना इट इज म्यूकसी, वो स्टिकी स्टिकी होता है। इसलिए जब भी आपको कुछ भी एंटेरिक बीमारी होती है या लूज मोशंस होते हैं तो आपको डॉक्टर पूछता है कि जो स्टूल्स है वो या पानी जैसा आ रहा है या म्यूकस स्टिकी स्टिकी आ रहा है। ओके, देयर इज अ रीजन। अगर वाटर जैसा आ रहा है तो डायरिया है, तो लॉस ऑफ वाटर है, तो वो ORS वगैरह वो सारी चीजें देती है और उस तरीके से आपका डायग्नोसिस किया जाएगा। अगर स्टिकी है, स्टूल स्टिकी है, म्यूकसी है, ओके, उसमें ऐसे कोलाइटिस है, कोलाइटिस मतलब देयर आर लम्प्स इन द स्टूल्स। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि वो अमीबिक डिसऑर्डर हो सकता है या अमीबिक डिसेंट्री हो सकता है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंगली उस तरह के ड्रग्स या उस तरह से दवाइयां दी जाती है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ से होता है, जिसे अमीबियासिस या अमीबिक डिसेंट्री होता है। हाउस फ्लाई कैरियर होते हैं, आपने मक्खियों को देखा होगा। ओके, दे सिट ऑन फूड स्टफ एंड दे सिट ऑन फीकल मैटर। ठीक है, तो खाने की चीजों पर और वेस्ट प्रोडक्ट्स पर बैठते हैं ये, और जब वो बैठते हैं तभी उनसे वो जो ये अमीबा है वो फूड में आता है थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट्स। ओके, तो प्रॉपर सैनिटेशन होना चाहिए, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल होना चाहिए, तो ये डिजीज नहीं हो सकता। प्लस कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से बचना चाहिए, फूड शुड बी कीप कवर्ड। ये सारी चीजें हैं जिससे बचा जा सकता है। उसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, अगर वो कंटेमिनेटेड हो चुके हैं या उसमें वो वाटर यूज किया गया है जो सूवेज से आता है, तो बहुत सारे लोगों को एक साथ में ये बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट डिजीज है एस्कैरियासिस। एस्कैरियासिस होता है एक राउंड वॉर्म से जिसका नाम है एस्कैरिस। एस्कैरिस के बारे में आपने बहुत सारे चैप्टर में पढ़ा होगा, किंगडम एनिमेलिया में भी पढ़ते हैं हम। ये राउंड वॉर्म का एग्जांपल है, मेल एस्कैरिस, फीमेल एस्कैरिस। ठीक है, दिस इज एन इंटेस्टाइनल पैरासाइट। इसका पूरा लाइफ साइकिल ह्यूमन इंटेस्टाइन में जाता है। इट हैज अ थिक क्यूटिकल। ओके, इसके बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। ये इंटेस्टाइन में रहता है, एग्स डेवलप करता है, फिर वहीं पे मैच्योर होता है, वो हमारा खाना खाता है, कंज्यूम करता है। देन इट रोम्स, इट कैन कम टू योर लंग्स, और वहां पर पहला सिम्टम होता है इचिंग होता है, नेक में या थ्रोट में इचिंग होता है, देन वापस वो चला जाता है। ठीक है, अगर ये बहुत ज्यादा हो गए तो ये बॉडी में जितने भी ओपनिंग्स है कहीं से भी बाहर आ सकते हैं, फ्रॉम आईज, नोज। ओके, देयर हैव बीन केसेस जहां पर एनस से और वजाइना से भी एस्कैरिस बाहर आए हैं। ठीक है, वो एक्सट्रीम इन्फेक्शन में होता है। ऑल्दो ये इजिली ट्रीट भी हो जाते हैं, डीवॉर्मिंग का दवाई आता है, आप वो दवाई ले सकते हैं। ठीक है, आपको मोशन आ जाएंगे और उसमें सारे के सारे एस्कैरिस निकल जाएंगे। एस्कैरियासिस इज अ डिजीज विच इज कॉज्ड बाय एस्कैरिस विच इज अ राउंड वॉर्म। ओके, इससे इंटरनल ब्लीडिंग हो सकता है, मस्कुलर पेन हो सकता है, फीवर हो सकता है, वीकनेस आ सकता है। ओके, इसका जो ट्रांसमिशन है दैट इज, इसके एग्स जो है डेली अराउंड 20,000 to 1 लाख एग रिलीज होते हैं, और इसके एग एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के साथ या वेस्ट प्रोडक्ट के साथ बाहर आते हैं, जिससे सॉइल या वाटर कंटेमिनेट हो सकता है। और वही सॉइल या वही वाटर में अगर फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को वॉश किया गया या उनको ग्रो किया गया है तो उनसे हेल्दी पर्सन में आ सकता है। तो उसका ट्रांसमिशन होता है थ्रू फूड, वाटर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स।
इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉश योर वेजिटेबल्स, वॉश योर फ्रूट्स एंड देन ईट इट। तो इस तरह से वो स्प्रेड होते हैं। ओके, आपको याद रखना है कि इसके जो एग्स है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के साथ बाहर रिलीज होते हैं और ये एग्स काफी टाइम तक एक्टिव रहते हैं। ठीक है, और वही एग्स अगर आप मिट्टी में खेलते हो तो नाखून के बीच में अटक सकते हैं। अगर आपको नाखून चबाने की आदत है तो आप में वो आ सकता है। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर सेल्फ क्लीन, कीप योर सेल्फ हाइजीनिक। नेक्स्ट डिजीज इज फिलारियासिस और एलिफेंटियासिस। ये फिलारियासिस या एलिफेंटियासिस ये होता है बुचुरेरा बैनक्रॉफ्टी से। ये एक फिलारियल वर्म है। ठीक है, जैसे एस्केरियासिस एक राउंड वर्म था, ये एक फिलारियल वर्म है। ये बुचुरेरा बैनक्रॉफ्टी, बुचुरेरा मलाई से बहुत सारे स्पीशीज है जिससे ये होता है। ओके, ये हमारे बॉडी में रहता है इन द लो, इट अफेक्ट्स द लोअर लिम्स। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है, बहुत इन्फ्लेमेशन होता है, पस फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जेनाइटल ऑर्गन्स इन्फेक्ट हो सकते हैं। एलिफेंटियासिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो लिम्स है वो एलिफेंट फुट जितने हो जाते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं साइज में, बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन होता है और लाइफ लॉन्ग डिफॉर्मिटीज या लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम हो सकते हैं। और ये ट्रांसमिट होता है थ्रू वेक्टर। ये भी मस्कीटो बाइट से होता है, क्यूलेक्स मस्कीटो के बाइट से होता है। आपको ये चैप्टर में एनोफिलिस मस्कीटो के बारे में, क्यूलेक्स मस्कीटो के बारे में, आगे एक और मस्कीटो के बारे में होगा, एडिस मस्कीटो, जिसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो बुचरेरा बैनक्रॉफ्टी या बुचरेरा मलाई से फिलारियल वर्म, जो फिलारियल वर्म है वो हमारे में आता है, अफेक्ट्स आवर लोअर लिम्स। ओके, डिजीज का नाम फिलारियासिस या एलिफेंटियासिस है, ट्रांसमिटेड बाय क्यूलेक्स मस्कीटो। नेक्स्ट डिजीज है रिंगवर्म डिजीज। ओके, रिंगवर्म डिजीज काफी कॉमन है। अच्छा, पहले तो ये नाम काफी कंफ्यूजिंग है, रिंगवर्म। ठीक है, रिंगवर्म फंगल डिजीज है। रिंगवर्म इज अ फंगल डिजीज, फंगस से होता है वो। ठीक है, कौन से फंगस से होता है? ट्राइकोफाइटॉन और एपिडर्मोफाइटॉन, ये दो क्लासेस है फंगस के जिससे रिंगवर्म डिजीज होता है। रिंगवर्म इज नथिंग बट रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं स्किन के ऊपर। ओके, ड्राई स्केली लीजन्स होते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में दांत खाज बोलते हैं। ठीक है, दांत खाज खुजली की जो एड्स आती है, इच गार्ड वगैरह की या रिंग गार्ड की एड्स आती है, ऐसे रिंग फॉर्म में होता है ये। ओके, और ड्राई होगा, स्केली होगा, डॉटेड होगा। ठीक है, द मोर यू स्क्रैच इट मोर वो फैलता है या बढ़ता है। ये होगा वही एरियाज में जहां पर स्किन फोल्ड्स होगा। ओके, अच्छा, फंगस को ना हमेशा याद रखना, फंगस को चाहिए मॉइस्चर और हीट। तो ये बॉडी के वही जगह पर होगा जहां पर मॉइस्चर ज्यादा होता है, हीट ज्यादा होता है। ठीक है, जहां पर लाइट कम पहुंचता है। तो बॉडी के इंटीरियर पार्ट्स पे होगा, तो आर्मपिट्स के आसपास, नेक रीजन के अराउंड, टोज के बीच में, ग्रॉइन एरिया, ग्रॉइन मतलब आपके टेस्टिस के आसपास एरिया, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के आसपास काफी ज्यादा फैलता है। यूजुअली इन सिटीज ऑफ इंडिया, जो कोस्टल लाइन के आसपास जहां पर ह्यूमिड कंडीशन ज्यादा है, जहां पर हमेशा स्वेट होता है, वहां पर हमेशा ये डिजीज काफी कॉमन होगा। फंगस को रहने के लिए चाहिए हीट और मॉइस्चर, तो ये डिजीज काफी कॉमन है। इसके लिए आप एंटी फंगल क्रीम्स वगैरह यूज कर सकते हैं, एंटी फंगल टैबलेट्स ले सकते हैं, जिससे हो सकता है ये स्किन इन्फेक्शन है तो ऑब्वियसली ये टच से या कंटेजियन टच से फैलेगा या किसी के पास। ठीक है, अगर मैं कोई इन्फेक्टेड पर्सन से टॉवल यूज करता हूं या क्लोथ यूज करता हूं या उसका कोम भी यूज करता हूं तो भी मुझे हो सकता है, बिकॉज ये स्कैल्प पे, तो जहां पर हमारे हेयर ग्रो होते हैं वहां पर भी ये हो सकता है। रिंगवर्म काफी कॉमन है, वहां पर इचिंग होता है। ओके, ड्राई स्केली लेशंस होते हैं, इन्फ्लेमेशन होता है काफी ज्यादा। ओके, एंड दिस इज कॉज्ड बाय फंगस एंड नॉट बाय एनी वर्म। अभी हम देखेंगे किस तरह से हम ये डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है टू मेंटेन पब्लिक एंड पर्सनल हाइजीन। इफ यू मेंटेन पब्लिक एंड पर्सनल हाइजीन, खुद को क्लीन रखेंगे, आसपास के एनवायरमेंट को क्लीन रखेंगे। ठीक है, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आता है पर्सनल हाइजीन में? कीप योरसेल्फ क्लीन, कीप द कंजम्पशन ऑफ वाटर, कंजम्पशन ऑफ फूड, कंजम्पशन ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, दैट ऑल शुड बी क्लीन। पब्लिक हाइजीन में आएगा प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रीटा, डिसइंफेक्शन ऑफ द वाटर रिजर्वॉयर। ठीक है, अगर आसपास कोई टैंक है या सुवेज फिल्टरिंग सिस्टम है उसको प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। ह्यूमन वेस्ट का अच्छे से डिस्पोज होना चाहिए सो दैट वहां से डिजीजेस ना फैले। ओके, ये सारे मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशल मेजर लेने चाहिए जहां पर मैसिवली फूड या वाटर
बन रहा हो या फूड या वाटर जहां पर भी ऐसे मास स्केल में दिया जा रहा हो, अगर वही फूड या वाटर कंटेनमेंट होगा तो बहुत सारे लोगों को हो सकता है। इससे टाइफाइड बच सकता है, कॉलेरा बच सकता है, बहुत सारे इंटेस्टाइनल डिजीज बच सकते हैं। ठीक है, हमें भी टाइफाइड मैरी जैसा केस नहीं चाहिए। देन क्लोज कॉन्टैक्ट, अगर कोई एयरबॉर्न डिजीज है, जिसको अगर किसी को वायरल डिजीज है, ठीक है, तो जो सो कॉल्ड सोशल डिस्टेंसिंग है या आपको क्लोज कॉन्टैक्ट अवॉइड करना है। ठीक है, उनको टच नहीं करना है, बिकॉज उनके हाथ पे या उनकी चीजें उनके द्वारा जो चीजें यूज की गई है उनमें वो इन्फेक्शियस एजेंट हो सकते हैं, तो आपको वो चीजों से बचना है। ठीक है, आपको मस्कीटोज के ब्रीडिंग ग्राउंड, फ्लाइज के ब्रीडिंग ग्राउंड जो वेक्टर्स है बेसिकली जो डिजीजेस स्प्रेड करते हैं, जैसे हमने देखा कि जो टाइफाइड है वो स्प्रेड होता है थ्रू वाटर। ठीक है, एस्केरिसिस स्प्रेड होता है थ्रू फ्लाइज, मस्कीटो स्प्रेड करते हैं मलेरिया। तो ये सब जहां पे ग्रो होते हैं, मस्कीटोज कहां पे रहते हैं? पानी में रहते हैं। ठीक है, तो कूलर्स पे, फिर जो एसी का आउटलेट होता है वहां से जो पानी जाता है, पॉन्ड्स पे, स्टैग्नेटेड वाटर पे, यहाँ पर इंसेक्टिसाइड स्प्रे करना चाहिए, मस्कीटो नेट यूज करनी चाहिए अगर आपके आसपास काफी ज्यादा मस्कीटो है तो। गंबूशिया फिश, ये काफी इंपॉर्टेंट है, दिस इज अ बायोलॉजिकल मेथड। गंबूशिया फिश को इंट्रोड्यूस किया जाता है पॉन्ड में। ठीक है, ये फिश जो है वो मस्कीटो के लार्वा के ऊपर सर्वाइव करती है, तो ये फिश नेचुरली ही मस्कीटोज को किल कर देती है। ओके, तो ये सारी चीजें करनी चाहिए हमको प्रिवेंट करने के लिए डिजीजेस को। हम मस्कीटोज की बात कर रहे थे, किस तरह से हमें मस्कीटो के ग्राउंड्स पे इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने चाहिए या गंबूशिया फिश यूज करनी चाहिए। ओके, एक और मस्कीटो का स्पीशीज है, दैट इज एडिस मस्कीटो। एडिस मस्कीटो से भी इंडिया में रिसेंटली डेंगू और चिकनगुनिया का काफी वाइड स्प्रेड हुआ था, तो वो स्प्रेड होता है एडिस मस्कीटो से। तो इससे अलग अलग टाइप के मस्कीटो से अलग अलग डिजीजेस होती है। हमें वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स होने चाहिए। जैसे वैक्सीनेशन प्रोग्राम से एक डिजीज इरेडिकेट हो चुका है, दैट इज स्मॉल पॉक्स हैज बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड। तो इस तरह से वैक्सीनेशन से बहुत सारे डिजीजेस खत्म हो सकते हैं। पोलियो, डिफ्थेरिया, न्यूमोनिया, टेटनस, ये सारे के वैक्सीन है हमारे पास। रिसेंटली मम्स, मीजल्स, रूबेला, MMR का वैक्सीन दिया गया था इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ओके, स्कूल में बच्चों को दिया गया था, कंपलसरी किया गया था MMR का ये जो वैक्सीन था। तो ऐसे अलग अलग वैक्सीन ड्राइव्स होते हैं पर्टिकुलर डिजीज को क्योर करने के लिए। एंटीबायोटिक्स, ड्रग्स, ये भी हेल्पफुल होते हैं हमें क्योर करने के लिए। बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से वैक्सीन वगैरह बनाई जाती है। उसके अलावा अभी भी पूरा वर्ल्ड जैसे कोरोना से फाइट कर रहा है, तो वी आर ऑल्सो वेटिंग फॉर अ वैक्सीन। तो ये वैक्सीन ही है जो हमें बचा सकती है कोई भी डिजीज से। वैक्सीन इज बेसिकली अ प्रिवेंटिव मेथड एंड हमने पढ़ा है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग द डिजीज एंड देन गेटिंग इट क्योर्ड, उससे बेटर है कि हम वैक्सीन लेके प्रिवेंट हो सके। तो वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्योर द डिजीज या टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीजेस। तो ये है आपका क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। पहला क्वेश्चन है, विच इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट। जो इन्फेक्टिव स्टेज है मलेरियल पैरासाइट का, उसका आपको नाम देना है। दूसरा क्वेश्चन, what are the different type of mosquitoes which spread or acts as a vector for what all diseases। कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ मस्कीटोज कौन से डिजीजेस कॉज करते हैं या डिजीजेस स्प्रेड करते हैं, वो आपको बताना है। आपको सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए हिंट देता हूं, हमने ये वीडियो में 3 डिजीज के बारे में डिस्कस किया है, 3 या 4 डिजीज के बारे में डिस्कस किया है, जो 3 या 4 अलग अलग टाइप के मस्कीटोज से स्प्रेड होती है। ठीक है, आपको इन दोनों क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में देना है और हम इन क्वेश्चंस का डिस्कशन वहीं करेंगे।